इस वीडियो में ALP 50% का सेकंड वीडियो करेंगे। फर्स्ट मैंने ऑलरेडी आप लोग को 50 क्वेश्चन का एनालिसिस करवा दिया हूँ। कोटा डिवीज़न का ध्यान दीजिएगा। कोटा डिवीज़न में 14/10 के एग्ज़ाम लिया गया, 14/10/2025 के एग्ज़ाम लिया गया और इसको जो है 31 तारीख का जो है आंसर की जारी किया गया इसका। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस शब्द को चुनिए जो बाकी शब्दों से अलग है। तो यहाँ पे बुक, पेपर, पेन, पेंसिल दिया गया है। रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसमें आपको डिफरेंट चुनना है। तो यहाँ पे देखिए सभी लिखने का चीज़ है, बाकी ये पढ़ने का चीज़ है। बुक यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जो 50 क्वेश्चन था उसमें जो है टेक्निकल क्वेश्चन ऐड नहीं हुआ, लेकिन अभी जो 60 क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे इसमें टेक्निकल क्वेश्चन, रेलवे से रिलेटेड और आपका राजभाषा प्लस में कंडक्ट रूल, आचरण नियम, सभी क्वेश्चन जो है डाला गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि 120 और 150 का जो SCF होगा वो कितना होगा। तो महत्ता समय नॉर्मल, देखिए मैथ काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया और आपका जो एग्ज़ाम आएगा आगे इसी तरह नॉर्मल क्वेश्चन ही रहेगा जो मैथ रीजनिंग जो भी क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि सीट जो है ना लगभग वैकेंट चला जा रहा है अभी जो है LP 50% का। तो इसलिए जो सीटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा ईजी क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा है। बाकी तो रेलवे का क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे राजभाषा हो गया, इस्टेब्लिशमेंट का जो आता है आपका कंडक्ट रूल, आचरण नियम, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। वो आप जब टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करेंगे चांद स्टडी को, उसके अलग से जो है डाल दिया गया राजभाषा का, इस्टेब्लिशमेंट, लिव रूल, कंडक्ट रूल, आचरण नियम सभी जो है डाल दिया गया ताकि आपको बेटर तैयारी हो सके। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा SCF। यहाँ पे देखिए तो 30 यहाँ पे SCF निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 25 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। काफ़ी इजी सब मैथ है। इसका देखिए 29 निकल के आंसर आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 800 का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, इसमें कोई टेढ़ा बेढ़ा नहीं। ये जब SI बराबर सूत्र लगाएंगे P गुने R गुने T/100 तो आराम से निकल जाएगा। PRT दिया ही है और आसानी से आपका उत्तर निकल के आ जाएगा 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि 10,000 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन पूछा गया है। तो ये भी सिंपल है, कोई भी इधर उधर नहीं है, बस फॉर्मूला पे आप लगाएंगे A बराबर P 1 + R/100² T। ये फार्मूला पर जब बैठाएंगे आपको आसानी से उत्तर निकल के यहाँ पे 12,100 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेल कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिन का औसत वेतन छुट्टी LAP दिया जाता है। तो नॉर्मली जो है LAP के बारे में सभी को ज्ञान होगा और आराम से आप लोग 30 डेज मार भी दिए होंगे, क्योंकि साल में जो है 1 जनवरी और 1 जुलाई को क्रेडिट किया जाता है। 1 जनवरी को 15 दिन और उसी तरह 1 जुलाई को भी 15 दिन जो है क्रेडिट किया जाता है। टोटल 30 दिन छुट्टी आपको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए एक पुरुष रेल कर्मचारी को कितने दिनों का जो पैटर्निटी लीव होता है अवकाश मिलता है। जब आप पिता बनेंगे ये रेलवे एम्प्लॉय तो आपको एक बच्चे में 15 दिन का छुट्टी मिलेगा। ठीक है, दूसरे बच्चे में भी 15 दिन का मिलेगा, यानी कि 2 बच्चे के लिए दिया जाता है 15-15 दिन। तो ये जो है डिलीवरी से पहले भी ले सकते हैं और बच्चे के जन्म के 6 महीना के अंदर इस छुट्टी को लेना होता, नहीं तो आपका छुट्टी क्या हो जाएगा, नष्ट माना जाएगा। ठीक है, ये कहीं से ये स्पेशल जो है लीव है, ये आपको कोई भी LAP हाफ लीव से नहीं काटा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है कि बाल देखभाल अवकाश जो CCL होता है अधिकतम 730 दिन की अवधि के लिए कितने बच्चों की देखभाल के लिए जो है दिया जा सकता है। तो CCL लीव है, चाइल्ड केयर लीव है, ये आपको महिला एम्प्लॉय को मिलता है। तो कितना दिन मिलता है, 2 बच्चे के लिए मिलता है। यहाँ पे 2 जीवित बच्चे के लिए CCL लीव दिया जाता है 730 दिन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है कि एक रेल कर्मचारी एक वर्ष में कितने दिनों के अर्ध औसत वेतन अवकाश यानी LHAP का हकदार होता है। तो हाफ पे लीव जो है कितना मिलता है, टोटल 20 डेज जो है 20 को मिलता है, जिसमें 10 को आपको ही जब LAP क्रेडिट होगा उसी में 10 दिन का हाफ पे लीव भी आपको क्रेडिट कर दिया जाता है 1 जनवरी को और दूसरा कितना 1 जुलाई को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए WRIL जो है रील का पूर्ण रूप क्या है। ये भी आपका छुट्टी ही है तो कम लोग जानते होंगे WRIL का। तो देखिए ये जो वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव यानी कि वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कब हो जाता है, जब मान लीजिए आपका बीमारी हो गया, चोट के कारण जो है छुट्टी हो जाता है तो ये रील के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में अध्ययन अवकाश प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन होता है।
तो डायरेक्ट भारत में लिख दिया गया है। तो इस ये तो ज़्यादातर जो है नॉन ऑफ दीजिए भारत, हाँ तो रेलवे से रिलेटेड है तो यहाँ पे जीएम आप लगा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो है लीव जो है मैक्सिमम मामले में जीएम जो ही स्वीकृति करता है, ठीक है। लेकिन इसका भी जो है अलग अलग क्राइटेरिया है। मान लीजिए कि यदि भारत के भीतर सभी मामलों में अधिकतम अवकाश स्वीकृत करना रहता है तो वो जो है जीएम करता है, ठीक है। और जो समूह सी और समूह डी के कर्मचारी है उसको जो है एचओडी की करता है, जो समूह सी और समूह डी के कर्मचारी है तो एचओडी भी उसको स्वीकृत करता है। और जो भारत के बाहर के मामले में है वो रेलवे बोर्ड स्वीकृत करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पीटीओ का क्या अर्थ होता है। पीटीओ का अर्थ पूछा गया है तो प्रिविलेज टिकट ऑर्डर होता है, तो प्रिविलेज टिकट ऑर्डर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीटीओ पर यात्रा करने के लिए रेलवे कर्मचारी को सामान्य किराए का कितना भुगतान करना होता है। तो 1/3 जो है आपका टिकट का रेट लगता है, 1/3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई पास पीटीओ का उपयोग करके टिकट बुक करते समय यात्री का विवरण कहाँ से सत्यापित किया जाता है। तो जब आप टिकट बुकिंग करेंगे तो जो सत्यापित किया जाता है टिकट को HRMS पोर्टल के माध्यम से सत्यापित किया जाता है कि सही है या गलत है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि गैर राजपत्रित रेल कर्मचारी के लिए किस उच्चतम श्रेणी का पास स्वीकार होता है। तो गैर राजपत्रित तो फर्स्ट क्लास पास दिया जाता है प्रथम श्रेणी का, तो यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा प्रथम श्रेणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष पास किस तरह के मामले में जारी किया जाता है। जो विशेष पास होता है वो मेडिकल ट्रीटमेंट, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ यानी कि बहुत हो जाएगा, ए और बी दोनों के लिए जारी किया जाता है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HRMS का पूर्ण रूप क्या है। जो HRMS है उसका पूर्ण रूप पूछा गया है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है, बी नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, रेस का जो पूर्ण रूप है क्या है। रेस का पूर्ण रूप तो रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि रेस पोर्टल डेवलप यानी कि रेस पोर्टल जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था। रेलवे में जो मैक्सिमम सभी जो पोर्टल वगैरह है वो क्रिस के द्वारा जो डेवलप किया गया, यहाँ पे क्रिस सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुशासनहीनता के आरोप में आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत लगाया जाता है। तो रूल 1 और रूल 2 के तहत, 3 के रूल 1 और 2 के तहत लगाया जाता है, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि रेलवे सेवा नियमावली के किस नियम के तहत रेलवे आवास को किराए पर देने पर प्रतिबंधित है। क्योंकि मान लीजिए आप अपने नाम से क्वार्टर अलॉट कर लिए, आप जो है किसी को भाड़े पर लगा दिया, मैक्सिमम जगह पे होता है, बड़े शहरों में होता है, छोटे जगह में नहीं बड़े शहरों में होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूल नंबर 15A के तहत आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दहेज लेने या देने का निषेध रेलवे सेवा आचरण नियम के किस नियम के अंतर्गत आता है। तो कौन से नियम के अंतर्गत आता है। ना तो आप दहेज ले सकते हैं और ना दहेज दे सकते हैं, तो नियम 13A के अंतर्गत आता है, ठीक है, नियम 13A के अंतर्गत आता है। और कितना रुपया आप जो है उपहार में ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, सभी ये आचरण नियम में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रेलवे आचरण नियम के कौन सा नियम मादक पेय या दबाव के सेवन से संबंधित है। जो आप जो है मादक पेय नहीं कर सकते हैं, ये रूल नंबर 22 में दिया गया है, यानी कि रूल नंबर 22 से सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि रेलवे सेवा आचरण नियम 3C किस रेलवे कर्मचारी से संबंधित है। कौन से रेलवे कर्मचारी से संबंधित है। देखिए हो जाएगा महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न से संबंधित है, ए नंबर। तो जो भी आचरण नियम अच्छे से पढ़ के गए होंगे उससे एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छूटा होगा। मैंने आचरण नियम का पहले ही PDF कंडक्ट रूल का आपको अच्छे से डिटेल में थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों जो है टेस्ट सीरीज में दिया हूँ कोर्स में पढ़ने के लिए भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन है किस डेनडायर नियम में दंड का प्रावधान दिया गया। तो दंड का प्रावधान लघु दंड यानी कि माइनर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी, ये नियम 6 में वर्णन है, तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को आरोप पत्र जारी करने के लिए कौन सा मानक प्रपत्र जारी किया जाता है। तो SF 14 जो है जारी किया जाता है रिटायर्ड कर्मचारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च अनुशासनात्मक प्राधिकारी जो है कौन है।
जो सर्वोच्च अनुशासनात्मक पदाधिकारी होता है भारत के राष्ट्रपति होता है, तो ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डीएनआर के तहत अपील की जो समय सीमा है वो कितना दिन का होता है, जो अपील का सीमा होता है वो 45 डेज का होता है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लघु दंड लगाने के लिए कौन सा मानक प्रपत्र जो है जारी किया जाता है, माइनर पेनल्टी के लिए SF 11 डबल डंडा जारी किया जाता है, इसको डबल डंडा भी बोला जाता है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डीएनआर नियम 1968 में कितने जो है दंड का प्रावधान है, तो कितने दंड का प्रावधान है, तो टोटल जो दंड है यहाँ पे 11 दंड का प्रावधान किया गया। इसमें दो भाग में आप लोग बांट सकते हैं, एक माइनर पेनल्टी, ठीक है, माइनर पेनल्टी हो जाएगा एक भाग में, और दूसरा भाग में मेजर पेनल्टी हो जाएगा। सब याद करने का तरीका है। तो माइनर पेनल्टी के अंतर्गत टोटल जो है 6 दंड आ जाता है, और जो मेजर पेनल्टी के अंतर्गत आता है 5 आता है, तो 6 5 टोटल 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे माइनर पेनल्टी के अंतर्गत आता है वो आपको हो जाएगा सेंसर हो जाएगा, विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशन यानी कि पदोन्नति रोकना हो जाएगा, 6 ठो इसमें आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निलंबन के लिए प्रयुक्त जो मानक प्रपत्र है वो क्या है, जो निलंबन SF 11 यहाँ पे निलंबन के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HOER वर्गीकरण में परिवर्तन की अनुमति देने का जो अधिकार है वो किसको है, तो PCPO यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यालय से बाहर 5 घंटे से कम ड्यूटी करने वाले रनिंग स्टाफ को कितने घंटे आराम की अनुमति होता है, तो वर्किंग +2 आवर दिया जाता है, तो वर्किंग +2 आवर यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HOER को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया, जो HOER नियम है उसको क्लासिफिकेशन देखिए टोटल 4 यानी कि क्लासिफिकेशन किया गया। पहला में जो होता है इंटेंसिव, यहाँ पे देखिए पहला जो हो जाएगा इंटेंसिव हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा एसेंशियल इंटरमीडिएट हो जाएगा, और तीसरा जो हो जाएगा आपका एक्सक्लूडेड हो जाएगा, एक्सक्लूडेड, और चौथा जो हो जाएगा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, राइट, 4 गो होता है। नेक्स्ट देखिए OHE का पूर्ण रूप क्या है, OHE का ओवर हेड इक्विपमेंट होता है, तो यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में OHE के लिए मानक आपूर्ति जो वोल्टेज है वो क्या है, तो 25 kV आपको याद है, 25 kV आप आंसर में लगा दीजिए, बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रल सेक्शन का जो उद्देश्य होता है वो किस लिए होता है, देखे होंगे आप लोग जो है कि ऊपर में जो है मकरा की तरह जो बना रहता है, यहाँ पे न्यूट्रल सेक्शन जो है इस तरह से बना रहेगा, जो 2 फेजों को यहाँ से अलग करता है, ठीक है, इस तरह से रहेगा। और आपको 3 बोर्ड दिखता होगा जब ट्रैक पे आप लोग वर्क करते होंगे, इस तरह से एक आपको जो इस तरह से बोर्ड दिखेगा, ग्रीन कलर से देखते होंगे, इस तरह के बोर्ड होगा, ये जो है DJ क्लॉज का रहता है। दूसरी बात देखे होंगे इसी तरह आपको यहाँ पे रहेगा इस तरह से, ये जो है ड्राइवर को जो है ना DJ ओपन करना पड़ता है डिसजॉइंटर की फेज पे, ठीक है, नहीं तो पेंटो जो है टूट जा सकता है अगर ओपन नहीं करेगा, ये जो है DJ। और दूसरी बात ये देखे होंगे 500 का बोर्ड लगा रहता है, शुरू में 500 का, उसके बाद 250 का, उसके बाद जो है ये वाला ओपन वाला बोर्ड रहेगा, उसके बाद एक क्लोज वाला रहेगा। निश्चित तौर से आप लोग देखे होंगे ग्रीन कलर के, तो समझ जाइए वो न्यूट्रल सेक्शन आने वाला है, इसलिए ड्राइवर को इंडिकेशन देने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि मुख्य लाइन OHE के लिए संपर्क तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना होता है यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 107 जो है mm² हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर। 89 नंबर क्वेश्चन है कि OHE में कैटनरी और संपर्क तार को जोड़ने वाली छड़ों को क्या कहते हैं, तो उसे ड्रॉपर कहा जाता है। जब आप लोग एग्ज़ाम पास करेंगे और ट्रेनिंग में जाएंगे तो आपको 1 दिन का हो सकता है, 1 दिन का ही अभी करवाया जा रहा है, 3 दिन का भी करवा सकता है, OHE ट्रेनिंग करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपर्क तार के क्षैतिज विस्थापन को क्या कहते हैं ताकि यह पेंटोग्राफ पर समान रूप से घिसे, पेंटोग्राफ में समान रूप से घिसेगा तो उसे स्टेजर कहते हैं, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACTM का पूर्ण रूप क्या होगा, ACTM का जो है पूर्ण रूप क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा AC ट्रैक्शन मैनुअल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अब 3 फेज के लोगों का क्वेश्चन जो है स्टार्ट हुआ है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि 3 फेज लोकोमोटिव में प्रयुक्त सहायक कन्वर्टर्स की जो संख्या होती है वो कितना होता है, तो टोटल जो है 3 जो है कन्वर्टर्स होता है, उसे आप एक्सिलरी कन्वर्टर 1 बोल सकते हैं या जो है बर 1 बोल सकते हैं, दोनों सेम ही है।
ये सब जो सप्लाई जो होता है बर 1 बर 2 बर 3 से, ये जितना भी आपका मोटर है, MCP है, जो है कंप्रेसर है, बैटरी चार्जर है, ये सभी इसी से तीनों से सप्लाई जो है होता है। सबका अलग अलग सप्लाई चेन बांटा गया है कि 1 से क्या होगा, 2 से क्या होगा और 3 से क्या सप्लाई होगा। जब मान लीजिए 1 ख़राब हो जाएगा तो 1 ये जो है अपने आप में लोड शेयरिंग कर लेता है। सब अलग अलग जो है 3 पे जब पढ़ेंगे, बुक ऑलरेडी डाला हुआ है तीसरे में 3 फेज में, आप लोड शेयरिंग पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए WAG 7 लोको में। ठीक है, WAG 7 लोको, जो इसे हम लोग देखिए इसे कन्वेंशनल लोको बोलेंगे। जो WAG 7 है, WAG 5 है, ये सब कन्वेंशनल लोको बोला जाता है ना, पुराना लोको। ठीक है, तो इसका जो एक्सल लोड पूछा गया कि एक्सल लोड कितना होता है, तो एक्सल का भार कितना होगा 20.5, यानी कि 20.5 टन जो है एक्सल भार होता है। ठीक है, कुल भार यानी कि ये तो एक्सल भार हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए ट्रांसफार्मर हॉर्स पावर पूछ लिया जाए, तो इसका जो हॉर्स पावर होता है 5000 HP होता है, हॉर्स पावर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि 3 फेज लोको में ब्रेक पाइप यानी BP पाइप को किसके द्वारा चार्ज किया जाता है, तो कौन से कॉक के द्वारा BP चार्जिंग किया जाता है, तो E70 जो वॉल्व होता है उसके द्वारा जो BP चार्जिंग किया जाता है। E70 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IGBT एक नियंत्रित उपकरण है, तो वोल्टेज नियंत्रित, यहाँ पे वोल्टेज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि WAG 9 लोको में कितने जो है पार्किंग ब्रेक होता है, तो कितने पार्किंग ब्रेक नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आपको कितने व्हील में जो है पार्किंग ब्रेक लगता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के। ठीक है, यदि मान लीजिए कि आपका 3 फेज लोको WAG 9 है, तो व्हील नंबर 2, 6, 7 और 11 इसमें जो है पार्किंग ब्रेक लगता है, यानी कि 4 व्हील में पार्किंग ब्रेक लगता है, तो इसके अकॉर्डिंग 4 आप राइट आंसर कर सकते हैं। यदि WAP 5 लोको रहेगा तो उसमें जो व्हील नंबर 1, 4, 5 और 8 इसमें भी 4 में लगता है। ठीक है, पार्किंग ब्रेक दिया जाता है। तो जिसमें हैंड ब्रेक है तो उसमें पार्किंग ब्रेक नहीं रहता है, और जिसमें पार्किंग ब्रेक है उसमें हैंड ब्रेक नहीं रहता है। ठीक है, अभी जिस तरह से जो है नया लोको आ रहा है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में दी जाती है, तो KVA में ट्रांसफार्मर की रेटिंग आप लोग दे सकते हैं, D नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री सवारी डिब्बा कारखाना कहाँ स्थित है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री सवारी डिब्बा जो कारखाना है वो चेन्नई में स्थित है, A नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो 1955 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेलवे में BPC का जो पूर्ण रूप है वो क्या है, रेलवे में BPC का पूर्ण रूप क्या है, तो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इसका पूर्ण रूप हो जाएगा BPC का, A नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए BPC का काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रोल होता है, बिना BPC का जो है ट्रेन आप मूव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रनिंग स्टाफ को 1 महीने में पूरी रात सहित लगातार 10 घंटे का आराम दिया जाता है, तो कितने घंटे का जो है आराम दिया जाता है, तो देखिए 30 घंटे का 4 अवधि या 22 घंटे की 5 अवधि में दिया जाता है। यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा 4 पीरियड 30 आवर्स या 5 पीरियड 22 आवर का यहाँ पे दिया जाता है, B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसे देखिए मैं आपको बताता हूँ 30 घंटा का सिर्फ PR रहता है रनिंग स्टाफ का। ठीक है, PR मतलब जब से आप ड्यूटी ऑफ कर दिए उस समय से 30 घंटा आपको रेस्ट मिलेगा, कोई फिक्स जो है ड्यूटी नहीं है। या तो आप 52 घंटा ड्यूटी करने के बाद लगा सकते हैं, या आप 6 दिन के बाद आप जो है PR को लगा सकते हैं। अन्य ड्यूटी में, अन्य जो है जॉब में आपको ग्रुप D से लेकर अन्य में मिनिमम 40 घंटा का रेस्ट मिलता है, लेकिन इसमें आपको 30 घंटा का मात्र PR दिया जाएगा। तो काफ़ी जो है एसेंशियल पोस्ट है। दूसरी बात जो है इसमें रेस्ट नाम का कोई चीज़ है नहीं, फिर भी ग्रुप D से बेटर जॉब है, उससे आप पा सकते हैं। और बाकी रेस्ट के मामले पे सबसे बेकार है, क्योंकि रेस्ट आपको इसमें मिलेगा नहीं, बाकी तो आपके ड्यूटी के अकॉर्डिंग जो है अर्निंग हो जाएगा इस नौकरी में। ब्रॉड गेज ट्रैक गेज कितना है, ब्रॉड गेज तो वह देखिए 1676 mm यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ART का पूर्ण रूप क्या होता है, ART का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है, तो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के संदर्भ में CMS का पूर्ण रूप क्या है, CMS का पूर्ण रूप पूछा गया, तो क्रू मैनेजमेंट सिस्टम होता है CMS का पूर्ण रूप। जब आप ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी करेंगे तो CMS के माध्यम से ही किया जाएगा। एक मशीन जो है आपके लॉबी में लगा रहेगा जिसमें ऑन ड्यूटी होगा और ऑफ ड्यूटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहन प्रक्रिया में कौन सी गैस जो है मदद करती है,
तो यहाँ पे दहन प्रक्रिया पूछा गया है। दहन प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आग बुझाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपयोग किया जाना चाहिए। तो CO2 फायर एग्जिस्टिंगर आपको लोगों में भी रहेगा, CO2 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि श्रेणी ए आग जो है शामिल है, इसमें कौन सा जो श्रेणी ए का जो है आग है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोलिड्स जो है श्रेणी ए का जो है आग होता है। जैसे बी क्लास में जो आ जाएगा पेट्रोल, तेल जो है ग्रीस, से कौन में बी क्लास में आ जाता है। उसी तरह सी क्लास का जो आग होता है जैसे प्रोपेन हो गया, ठीक है, प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, प्राकृतिक गैस, ये सब जो है बी क्लास में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए CPU का पूर्ण रूप क्या है। तो CPU का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इनपुट और आउटपुट काफ़ी जब GDC के भी एग्जाम देंगे इस तरह का क्वेश्चन जो आते रहता है। तो मॉनिटर जो होता है आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए विद्युत कर्षण में प्रयुक्त ब्रेकिंग का प्रकार जो है डैश है। तो विद्युत कर्षण में प्रयुक्त जो है ब्रेकिंग का इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेकिंग का यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेकिंग यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 110 नंबर क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है रिलेटेड आपका कोटा डिवीज़न से। जो कोटा डिवीज़न का वर्तमान में DRM है। देखिए हमको लग रहा है कि मैक्सिमम लोग को ये पता ही नहीं होगा कि DRM कौन है। खास करके जिला में DM पता हो जाता है, लेकिन रेलवे कर्मचारी को ना तो DRM का याद रहता है और ना ही GM का नाम याद रहता है। बस अपना जो है जो सुपरवाइजर है उसके अलावा कोई याद नहीं रखता है। और ये क्वेश्चन वास्तव में गलत करके भी बताया होगा। तो अनिल कॉलरा ये अभी वर्तमान में कोटा डिवीज़न का जो आपका कोटा मंडल का DRM है, ठीक है। बेटर तैयारी के लिए आप चांद स्टडी ऐप डाउनलोड करके वहाँ ALP 50% का ज़रूर जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको क्वालिफाई होने में कोई दिक्कत ना हो और आराम से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए। क्योंकि लेवल 1 से लेवल 2 से जाने में आपको जो है एक तो पेमेंट का बहुत अच्छा खासा जो है इस पायलट में जाइएगा तो आपको OT वगैरह दुनियादारी जो भी है आपको मेहनत होगा तो उसी हिसाब से मुआवजा आपको मिलेगा। और 4200 आप आराम से जो है 5 साल में 4200 पहुँच जाएंगे। लेकिन वही आप लेवल 1 में आपको पूरा रिटायरमेंट जो है बीत जाएगा 2800 में जाने में।